हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में स्किनर के सीखने के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बुर फ्रेडरिक स्किनर, जो सामान्यतः BF स्किनर के नाम से जाने जाते हैं, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी, लेखक, आविष्कारक और एक सामाजिक दार्शनिक थे। स्किनर ने वर्ष 1932 में अपने सीखने के विचारों का प्रसार किया और वर्ष 1938 में अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए थॉर्नडाइक तथा पैवलोव मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों तथा निष्कर्षों का अध्ययन किया और पैवलोव के सहज क्रिया और पुनर्बलन के संप्रत्यों को समझा। इसके बाद स्किनर ने स्वतंत्र रूप से अनेक प्रयोग किए। स्किनर का सीखने का सिद्धांत विशेष रूप से थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम, जिसे संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं, पर आधारित है। स्किनर के सीखने के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह कुछ क्रियाओं पर आधारित होता है जो प्राणी को करना होता है। स्किनर की दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एवं बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। स्किनर के सीखने के सिद्धांत को एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कुछ बच्चे पहले बार स्कूल जाने में रोते हैं, डरते हैं, आनाकानी करते हैं। मम्मी पापा के बहुत प्यार दुलार करने पर या उस बच्चे की प्रिय वस्तु जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने इत्यादि देने पर वह बच्चा स्कूल चला जाता है। जिस दिन यह प्रिय वस्तु उस बच्चे को नहीं मिलती है, वह बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है। एक समय ऐसा आता है जब ये सभी प्रलोभन वाली वस्तुएं उस बच्चे को कम आकर्षित करने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे उस बच्चे का मन स्कूल में पढ़ाई एवं दोस्तों में लगने लगता है। इस उदाहरण में रोते हुए बच्चे का स्कूल जाना एक अपेक्षित अनुक्रिया है। मम्मी पापा का प्यार दुलार, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने इत्यादि देना पुनर्बलन है, जो बच्चे को पुनः स्कूल जाने की अपेक्षित अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का परीक्षण करने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर कई प्रयोग किए, परंतु चूहा व कबूतर पर किया गया प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है। स्किनर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए एक सफ़ेद चूहा पर प्रयोग किया। स्किनर ने चूहा बंद करने के लिए एक पिंजरा बनवाया। इस पिंजरे में चूहा को अंदर करने के लिए एक दरवाजा था, जिसके अंदर एक स्थान पर एक लीवर फिट था। इस लीवर को दबाने से पिंजरे में रखी प्लेट में भोजन की गोलियां आ जाती थी। यह प्लेट पिंजरे में जमी थी। लीवर दबाने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था और ऊपर रखी हुई भोजन की गोलियां इस रास्ते से भोजन की प्लेट में गिर जाती थी। इस पिंजरे को स्किनर बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया। स्किनर ने देखा कि चूहा अंदर जाते ही उछल कूद करना शुरू कर दिया। इस उछल कूद में चूहे का पंजा अचानक उस लीवर पर पड़ गया और भोजन की गोलियां उसकी प्लेट में आ गई, जिससे चूहा ने भोजन प्राप्त किया और अपनी भूख शांत की। इससे चूहे को बड़ा संतोष मिला। अब उसे जब फिर कुछ खाने की इच्छा हुई तो चूहे ने पुनः उछल कूद करना शुरू किया। इस उछल कूद में चूहा लीवर को पुनः दबाता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्बलन मिला। उसने इस चूहे पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और देखा कि एक स्थिति ऐसी आई कि भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। स्किनर ने यह प्रयोग एक कबूतर पर भी दोहराया है। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया। इस बॉक्स में एक ऐसी ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी, एक प्रकाशपूर्ण कुंजी लगाई। इस कुंजी के दबाने से कबूतर के खाने के लिए दाने मिल जाते थे। साथ ही इसमें 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई कि भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश होता था। इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने इस कबूतर बॉक्स में एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया। इसके बाद कुंजी में सबसे हल्के कलर का प्रकाश पहुंचाया गया। उसकी चमक से कबूतर उस प्रकाश की ओर खिंचा और कबूतर ने इधर उधर चोंच मारी। एक बार कबूतर की चोंच प्रकाशित कुंजी के ऊपर लग गई। उस कुंजी के दबते ही कबूतर को खाने के लिए दाने मिल गए। उस कबूतर पर यह प्रयोग 6 प्रकार की प्रकाश व्यवस्था पर स्किनर द्वारा किया गया।
स्किनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर की अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ, पर भोजन मिलने से उसकी सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्बलन बराबर मिला। और एक स्थिति ऐसी आई कि जब भी इस कबूतर को भूखा रखने के बाद इस कबूतर बॉक्स में बंद किया गया, कबूतर उस कुंजी को दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। स्किनर ने अपने सीखने के सिद्धांत के प्रयोग के आधार पर कुछ प्रमुख निष्कर्ष बताए हैं। नंबर 1, अनुक्रिया करने के लिए किसी उद्दीपन का होना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि जैविक या पर्यावरणीय आवश्यकता, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरक या अभिप्रेरक कहते हैं, यह प्राणी के अंदर स्वतः ही क्रियाशील हो जाता है। उदाहरण के लिए, कबूतर ने बॉक्स के अंदर प्रवेश करते ही भूख के कारण अनुक्रिया करनी शुरू कर दी थी। नंबर 2, अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता से सीखने वाले को पुनर्बलन मिलता है। उदाहरण के लिए, कबूतर को भोजन प्राप्त करने से पुनर्बलन मिला। नंबर 3, पुनर्बलन से सीखने की क्रिया तीव्र होती है और सीखने वाला शीघ्र सीख जाता है। उदाहरण के लिए, कबूतर को भोजन प्राप्त करने से कुंजी दबाना सीख गया। नंबर 4, अनुक्रिया और पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप होने वाला अनुबंधन ही क्रिया प्रसूत अथवा सक्रिय अनुबंधन कहलाता है। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर बल देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनुक्रियाएं मस्तिष्क से संचालित होती हैं, इसलिए इस प्रकार सीखना अधिक स्थायी होता है। नंबर 2, यह सिद्धांत अनुक्रिया से अधिक अनुक्रिया के परिणाम को महत्व देता है और सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है, जो सीखने वाले की अनुक्रिया को गति देता है। नंबर 3, यह सिद्धांत सीखने की अनुक्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है। सफलता से पुनर्बलन मिलता है। नंबर 4, यह सिद्धांत सीखने की अनुक्रिया में अभ्यास पर बल देता है। अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। स्किनर ने अपने सीखने के सिद्धांत की व्याख्या कुछ प्रमुख सैद्धांतिक संपत्तियों के माध्यम से किया है। नंबर 1, स्किनर ने अपने सीखने के सिद्धांत में अनुक्रिया के 2 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, प्रतिवादी अनुक्रिया। नंबर 2, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहते हैं जो एक स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है एवं जिसका स्वरूप अनैच्छिक होता है, साथ ही यह स्पष्ट उद्दीपन प्राणी को पहले दिया गया हो। उदाहरण के लिए, पावलोव के सीखने के प्रयोग में एक भूखे कुत्ते द्वारा भोजन को देखकर लार का निकलना। यहाँ पर भोजन एक स्पष्ट उद्दीपन है जो भूखे कुत्ते को पहले से दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहते हैं जो एक अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है एवं जिसका स्वरूप ऐच्छिक यानी इच्छा अनुसार यह स्वयं की मर्जी से होता है। इसमें अनुक्रिया का संबंध किसी ज्ञात उद्दीपन के साथ नहीं होता है, बल्कि अनुक्रिया स्वतः यानी अपने आप होने लगती है। उदाहरण के लिए, हंसना, बातचीत करना, टहलना, स्किनर बॉक्स में चूहे द्वारा लीवर दबाना। नंबर 2, स्किनर ने अपने सीखने के सिद्धांत में अनुक्रिया के अनुरूप 2 प्रकार के अनुबंधन बताए हैं। नंबर 1, टाइप एस अनुबंधन यानी टाइप स्टिमुलस कंडीशनिंग। नंबर 2, टाइप आर अनुबंधन यानी टाइप रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना ही टाइप एस अनुबंधन कहलाता है। इस अनुबंधन में उद्दीपन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, पावलोव के सीखने के प्रयोग में एक भूखे कुत्ते का भोजन के स्थान पर घंटी के प्रति लार स्राव करना पावलोवियन अनुबंधन टाइप एस अनुबंधन का एक उदाहरण है एवं इस अनुबंधन का पुनर्बलन से संबंध अधिक महत्वपूर्ण होता है। टाइप एस अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति अनुक्रिया की मात्रा के रूप में व्यक्त की जाती है। टाइप आर अनुबंधन में अनुक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है एवं किसी उद्दीपन के प्रति की गई अनुक्रिया पर जब प्राणी को पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी उस अनुक्रिया को बार बार कहता है और समस्या का समाधान करना सीख लेता है। उदाहरण के लिए, स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने के तुरंत बाद चूहा को पुनर्बलन अर्थात भोजन की गोलियां मिलती थी, जिसके परिणाम स्वरूप चूहा स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया था। स्किनर का सीखने का सिद्धांत टाइप आर अनुबंधन का उदाहरण है। टाइप आर अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति अनुक्रिया की दर के रूप में व्यक्त की जाती है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम के विषय में बताया है कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद जब पुनर्बलित उद्दीपन प्राणी को दिया जाता है
तो इससे क्रिया प्रसूत अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम के विश्लेषण से दो प्रमुख विशेषताएं प्राप्त होती हैं। नंबर 1, प्राणी जब किसी अस्पष्ट उद्दीपन के प्रति ऐच्छिक अनुक्रिया करता है तो प्राणी को उद्दीपन का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है और प्राणी उस अनुक्रिया को बार बार दोहराता है, क्योंकि उसी उद्दीपन अनुक्रिया पर प्राणी को पुनर्बलन मिलता है। नंबर 2, पुनर्बलित उद्दीपन वह उद्दीपन होता है जिससे क्रिया प्रसूत अनुबंधन की अनुक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। नंबर 4, स्किनर ने अपना अधिकतर प्रारंभिक प्रयोग चूहे पर एक विशेष छोटे जांच कक्ष में किया था। इस कक्ष का नाम स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष रखा था, परंतु बाद में स्किनर के शिष्यों ने अपने गुरु स्किनर के सम्मान में क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का नाम स्किनर बॉक्स रख दिया। स्किनर बॉक्स के नाम से क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष लोकप्रिय हो गया। नंबर 5, स्किनर बॉक्स में चूहे के व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए एक विशेष आलेख प्रविधि को अपनाया गया, जिसे संचयी रिकॉर्डिंग कहते हैं। संचयी रिकॉर्डिंग आलेख में एक्स अक्ष पर समय एवं वाई अक्ष पर अनुक्रिया की कुल संख्या अंकित होती है। संचयी रिकॉर्डिंग आलेख की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी रेखा या तो एक्स अक्ष के समानांतर होती है या ऊपर की ओर बढ़ती है। इसकी रेखा कभी भी नीचे की ओर नहीं जाती है। उदाहरण के लिए, जब चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया नहीं करता था तो लाइन एक्स अक्ष के समानांतर हो जाती है। जब चूहा लीवर दबाने की अनुक्रिया करता है तब लाइन ऊपर की ओर जाती है और अगली लीवर दबाने की अनुक्रिया होने तक बनी रहती है। अगर चूहा बहुत जल्दी लीवर दबाने की अनुक्रिया करता है तो लाइन बहुत तेजी से ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। नंबर 6, स्किनर ने लीवर दबाने की अनुक्रिया के अनुबंधन में 3 चरण बताए हैं। नंबर 1, वंचन। नंबर 2, मैगजीन प्रशिक्षण। नंबर 3, लीवर दबाने की अनुक्रिया। वंचन के चरण में प्रयोग किए जाने वाले पशु को कुछ निश्चित घंटों तक भूखा या प्यासा रखा जाता है। वंचन हमेशा इस बात पर बल देता है कि दिए गए कार्य पर प्राणी कैसे अनुक्रिया करता है। मैगजीन प्रशिक्षण के चरण में स्किनर बॉक्स में किए गए चूहे पर प्रयोग के आधार पर स्किनर का मूल उद्देश्य यह बताना था कि चूहे को भोजन कप में विशेष आवाज होने पर भोजन की गोलियां मिल सकती हैं। भोजन कप के पास फीडर प्रक्रम, जिसे मैगजीन कहते हैं, से उत्पन्न आवाज को सुनकर फीडर प्रक्रम के पास जाने का प्रशिक्षण चूहे को दिया जाता है। लीवर दबाने की अनुक्रिया के चरण में मैगजीन प्रशिक्षण यानी स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने से भोजन कप में गोलियों के डालने की आवाज़ को सुनने के प्रशिक्षण के बाद चूहा पुनः भोजन कप के पास जाता है और लीवर को दबाता है। लीवर दबाने से भोजन कप में गोलियां गिरती हैं और चूहा गोलियों को खाना प्रारंभ कर देता है। यह प्रक्रिया चूहा पर बार बार किया जाता है क्योंकि चूहा को ऐसा करने से पुनर्बलन मिलता है। नंबर 7, जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो प्राणी उस सुखद परिणाम देने वाली अनुक्रिया को बार बार करता है। उस सुखद परिणाम देने वाली अनुक्रिया को बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होना ही पुनर्बलन कहलाता है। स्किनर ने सीखने के सिद्धांत में पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, धनात्मक पुनर्बलन। नंबर 2, ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन उस पुनर्बलन को कहते हैं जो किसी उद्दीपन की उपस्थिति में मिलता है। उदाहरण के लिए, स्किनर के सीखने के सिद्धांत में एक भूखे चूहे को भोजन की गोलियां देने से पुनर्बलन प्राप्त हुआ। यहाँ पे भोजन एक धनात्मक पुनर्बलन है। इसी प्रकार पुरस्कार, पानी इत्यादि भी धनात्मक पुनर्बलन के प्रकार हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन उस पुनर्बलन को कहते हैं जो किसी उद्दीपन के अनुपस्थित रहने पर मिलता है। उदाहरण के लिए, तीव्र आवाज, तीव्र रोशनी, बिजली का झटका एवं दंड ऋणात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। नंबर 8, स्किनर ने पुनर्बलन की एक अनुसूची भी तैयार की है। पुनर्बलन अनुसूची एक ऐसी योजना से होता है जिससे यह उल्लेख मिलता है कि कितनी अनुक्रिया करने के बाद या कितने समय के बाद व्यक्ति को पुनर्बलन दिया जाएगा। नंबर 9, स्किनर के अनुसार सीखने में चालक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब प्राणी को किसी उद्दीपन की आवश्यकता होती है तो यही आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव उत्पन्न करती है। यह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन की आवश्यकता पर भूख लगना और पानी की आवश्यकता होने पर प्यास लगना।
नंबर 10, स्किनर के अनुसार शेपिंग विधि एक ऐसी विधि है जिसमें प्राणी का व्यवहार धीरे धीरे किसी विशेष लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए स्किनर ने अपने सीखने के प्रयोग में चूहा को स्किनर बॉक्स में लीवर के पास आने के लिए पहले भोजन की गोलियां दी। कई प्रयासों के बाद लीवर को केवल छूने के लिए चूहे को भोजन की गोलियां दी गई। इस प्रकार चूहे का व्यवहार एक विशेष लक्ष्य यानी लीवर दबाने की ओर धीरे धीरे पुनर्बलन अर्थात भोजन की गोलियां देकर आकृष्ट कराया गया था। शेपिंग विधि को क्रमिक सन्निकटन की विधि भी कहते हैं। नंबर 11, थॉर्नडाइक के समान स्किनर भी शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के सिद्धांत को लागू करने के लिए लायक थे। स्किनर का मत था कि विद्यालय में अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को भाषण विधि से शिक्षा देता है। भाषण विधि विद्यार्थियों के लिए कम प्रभावशाली होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्किनर ने एक शिक्षण मशीन के द्वारा विद्यार्थियों को कार्यक्रमित सीखने को महत्वपूर्ण बताया। स्किनर ने कार्यक्रमित ढंग से सीखने के लिए 3 नियमों को महत्वपूर्ण बताया है। नंबर 1, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए सीखे जाने वाली सूचनाओं को छोटे छोटे चरणों में बांटकर उपस्थित किया जाता है। नंबर 2, विद्यार्थी को शिक्षण मशीन की सहायता से सीखे जाने वाली विषय वस्तु के परिणाम के बारे में तुरंत फीडबैक मिलता है कि आपका उत्तर सही है या गलत है। नंबर 3, शिक्षण मशीन की सहायता से विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने दिया जाता है। कुछ शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्किनर के सीखने के सिद्धांत की प्रमुख कमियां बताई गई हैं। नंबर 1, स्किनर का यह सिद्धांत पशु पक्षियों पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है, जबकि यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर 2, यह सिद्धांत बुद्धिहीन अथवा मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों पर लागू होता है, जबकि यह सिद्धांत बुद्धि, चिंतन एवं विवेक से पूर्ण व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है। नंबर 3, इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन का प्रयोग लगातार होना आवश्यक होता है। पुनर्बलन के अभाव में सीखने की प्रगति मंद होती जाती है, जबकि मनुष्य के सीखने में लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक होता है। नंबर 4, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार सीखना एक यांत्रिक होता है। यांत्रिक होने के कारण सीखने में अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि, चिंतन, तर्क एवं विवेक की आवश्यकता होती है। नंबर 5, स्किनर के सिद्धांत में विद्यार्थियों के बाह्य पुनर्बलन जैसे पुरस्कार, प्रशंसा आदि पर सिर्फ बल डाला गया है, जबकि विद्यार्थियों के आंतरिक पुनर्बलन जैसे विद्यार्थियों की अभिरुचि, अभिप्रेरणा को तुलनात्मक रूप से कम महत्व दिया गया है। नंबर 6, स्किनर के सिद्धांत में दंड को एक अप्रभावकारी विधि माना गया है, लेकिन वास्तविक परिस्थिति में यह देखा जाता है कि जब विद्यार्थियों को अध्यापक से दंड पाने का भय रहता है तो ऐसी अवस्था में शिक्षण थोड़ा उन्नत होता है। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत की शिक्षा में अत्यधिक उपयोगिता है। नंबर 1, स्किनर का यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्दीपन के स्थान पर प्रेरणा को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए सर्वप्रथम अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए एवं विद्यार्थियों के सामने कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के उद्देश्य स्पष्ट करने चाहिए। नंबर 2, यह सिद्धांत सीखने में बाह्य पुनर्बलन या पुरस्कार पर अधिक बल डालता है। कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार, प्रशंसा, प्रशंसनीय, मुख्य अभिव्यक्ति आदि जैसे पुनर्बलकों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, यह सिद्धांत अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को स्वक्रिया द्वारा सीखने पर बल देता है। नंबर 4, इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया गया, जो सीखने में अत्यधिक सहायक है। नंबर 5, इस सिद्धांत की सहायता से अध्यापक द्वारा समस्यात्मक विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है। शर्मीले विद्यार्थियों की झिझक को दूर किया जा सकता है और कम बुद्धि वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया लिखाया जा सकता है। नंबर 6, इस सिद्धांत के प्रभाव से अध्यापक द्वारा शिक्षण विधियों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके अध्ययन के प्रति विद्यार्थियों में अभिरुचि उत्पन्न की जा सकती है।